एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 11 जनवरी का द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस हम करेंगे। और कल मैंने कोई भी आर्टिकल पोस्ट नहीं किया था, कोई भी वीडियो नहीं पोस्ट किया था बिकॉज थोड़ा गले में इन्फेक्शन था, बट आज थोड़ा बेटर है तो आज हम डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है इंडियाज लॉ एंड ऑर्डर मैट्रिक्स नीड्स अ रिबूट, और दूसरा है इन स्कॉलरली पीयर रिव्यू डिस्कार्ड बेथ वाटर की बेबी। इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस आर्टिकल में जो समझने लायक है, वो समझेंगे। Now, India's law and order matrix needs a reboot. ये लिखा है एम के नारायणन ने, is a former director इंटेलिजेंस ब्यूरो, a former national security advisor and a former governor of West Bengal. ठीक है, ये लिख रहे हैं कि with the evolving security scenario resulting in complex challenges, जो अभी के जो सिक्योरिटी को लेकर के जो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस हैं उन सिनेरियोज को कवर करते हुए कहते हैं द नेचर ऑफ द सिक्योरिटी डिस्कोर्स एज वेल एज द ग्राउंड टेक्निक्स हैव टू बी इम्प्रूव्ड। और उन सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को लेकर के जो हमारा काम करने का तरीका है और जो हमारी टेक्निक्स हैं उनको इम्प्रूव करने का वक्त है या इम्प्रूव करना चाहिए। और ये क्यों कह रहे हैं वो, क्योंकि द एनुअल ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर्स जनरल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विच वाज हेल्ड रिसेंटली, जब ये एक कॉन्फ्रेंस हुआ, एक मीट हुआ, अ डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट, इसमें जो डिस्कशन हुआ उसको लेकर के जो पब्लिक डोमेन में आया है उसके हवाले से ये बात कह रहे हैं। वो कहते हैं इट लेड टू एन एलिमेंट ऑफ कंट्रोवर्सी ओवर द मैनेजमेंट ऑफ सर्टेन इश्यूज स्पेशली ऑन द बॉर्डर बट लिटिल एल्स। उन्होंने बोला कि जो इश्यूज हाईलाइट हुए हैं वो बॉर्डर पे हैं, वो वर्ज पे है जहां पर में सुधार होना चाहिए, कुछ करेक्शंस होने चाहिए, बट लेकिन उसमें थोड़ा सा और भी कुछ समझने वाला पेंच है। वो क्या है, इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म डीजीपी और आईजीपीस कॉन्फ्रेंस इज अ रिलेटिवली न्यू कंस्ट्रक्ट 1980, जो 1980 की कंस्ट्रक्ट है। जो अभी डिस्कशन कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ना डीजीपीस और आईजीपीस के, वो 1980 से शुरू हुए, सुपरसीडिंग द अर्लियर एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड सीआईडीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। इसमें जो कॉन्फ्रेंस होता है वो सीआईडीज जो दूसरे स्टेट्स के होते हैं और साथ ही साथ इंटेलिजेंस के हेड्स होते हैं, उनके बीच में एक डिस्कशन होता है which was started 1980 से वो शुरू हुआ। ना वो कहते हैं कि द लेटर कॉन्फ्रेंस यूज टू डील विद द मेनली विद द निटी-ग्रिटी ऑफ पुलिस वर्क, और जो जो इंटेलिजेंस का पार्ट है, क्राइम इन्वेस्टिगेशंस है, टेक्नोलॉजी है, पुलिस वर्क है, उसको ध्यान में रखते हुए जो डिस्कशंस होते हैं, में कुछ फ्रूटफुल चीजें डिस्कस होनी चाहिए। जैसे कि अब जो नई चीजें मार्केट में है जो ऑलरेडी सिक्योरिटी को थ्रेट कर रही है, हमारे इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट कर रही है, उनके ऊपर भी बातचीत होनी चाहिए। जैसे कि हो गया टेक्नोलॉजी, हो गया फॉरेंसिक एस्पेक्ट, हो गया, इन सबको भी कवर करना चाहिए। While the conference now additionally deals with a host of other issues including policy and personal matters। ठीक है, तो जैसे कि जीएस 1 में और जीएस थ्री में हमारा एक एस्पेक्ट कवर होता है जहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटीज और साथ ही साथ जो हमारा इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात जब होती है सिक्योरिटी एस्पेक्ट से और नॉन सिक्योरिटी दोनों एस्पेक्ट से, उस केस में जहाँ पे आईटी के रूल्स भी आते हैं, जहाँ लॉ के रूल्स भी आते हैं जीएस 2 में, उस एस्पेक्ट से आर्टिकल इंपॉर्टेंट बैठता है। ठीक है, नाउ इन डेप्थ डिस्कशन, डेप्थ का मतलब बहुत डिटेल में, इज टेकिंग अ हिट। अब उसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली जो डिस्कशन हो रहा है उसमें हिट कहाँ पे आ रही है वो बात कर रहे हैं। द proliferation of subjects up for the discussion in recent conferences and the presence of increasing numbers of delegates to cover the various subjects leave little scope। वो कह रहे हैं कि जो proliferation का मतलब होता है जो जल्दबाजी में जो डिस्कशन हो रहे हैं आजकल और रिसेंट टाइम में जो डिस्कशन हो रहे हैं, उनमें कुछ सब्जेक्ट हैं जिनको उनका स्कोप बढ़ाने की जरूरत है, उनके डीप में जाके डिस्कस करने की जरूरत है। वो क्या है, जैसे कि हमने पहले भी देखा कुछ आज तक वो कह रहे हैं कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो गया, टेक्नोलॉजी फॉरेंसिक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि आज का जो टाइम है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स, उसका जो एक्सपेंशन इतना बड़ा है कि आप एक छोटे से डिस्कशन में उसको आगे छोड़ करके नहीं निकल सकते। जैसे कि क्या हो गया, डार्क वेब की बातें होती है, क्रिप्टो है, मैरीटाइम सिक्योरिटीज है, थ्रेट फ्रॉम ड्रोन्स है, और जिस ये सारी चीजें क्या है जो सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है, लोगों को आसानी से उनका एक्सेस होता है, तो क्राइम का तरीका भी बदल गया है। तो अगर आप अपने पुराने टेंट्रम को फॉलो कर पुराने एजेंडे को लेकर के डिस्कशन करेंगे तो हम बाकी चीजों को नहीं छोड़ पाएंगे, वही कहना चाह रहे हैं। इस पिक्चर में अगर आप देखो, स्टेट्स विच रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम्स इन 21 में सबसे ज्यादा था तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, असम। मतलब क्राइम का एक्सपेंशन भी बढ़ गया है। अब साइबर क्राइम, जो जो फिजिकल क्राइम्स की हम बात करते हैं, मर्डर की बात करते हैं, या फिर जो कग्निजेंस ऑफेंसेस होते हैं, उनमें उनकी अगर लिस्ट को अगर हम देखें,
उनके साथ उनको हटाने के बाद साइबर क्राइम हो गया, या आजकल क्रिप्टो क्राइम हो गया, या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जो क्राइम होते हैं, फाइनेंशियल क्राइम्स, उनका एक्सपेंशन भी बढ़ गया है। तो क्या कहते हैं, दीज आर इन एडिशन टू सब्जेक्ट सच एज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, काउंटर टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड border issues. Lack of adequate time to discuss these matters in detail tend to undermine both the quality of the debates and possible outcome. मतलब अगर हम इन सारे एजेंडेस को कवर नहीं कर सकते, तो हम अगर प्रॉपर टाइम नहीं है हमारे पास डिस्कस करने के लिए, तो इन डिस्कशंस की क्वालिटी भी खराब हो रही है और साथ ही साथ कोई आउटकम भी नहीं निकल रहा है। ठीक है। नाउ ये जो पिक्चर दिखा रही है, ये थोड़ी सी ये जो बहुत पुरानी पिक्चर नहीं है, लेटेस्ट है। अगर आप देखिए 2020 का डेटा है ये 19 से कंपैरिजन करते हुए, जहाँ पे ये बताया है कि वल्नरेबल डिजिटल स्पेस किन किन स्टेट्स के लिए है जहाँ पे साइबर क्राइम के नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद कर्नाटका। ऑल्दो नंबर्स कम है, माइनस में दिखा रहा है कि 2019 से 20 में कुछ नंबर्स कम हुए हैं, लेकिन फिर भी जो हाईलाइट है, जो टॉप पे स्टेट्स यही आते हैं, यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना। ये लिस्ट सिर्फ इस दिखाने के लिए है कि सिर्फ आजकल जो फिजिकल क्राइम्स की जो बात होती है, उसके अलावा जो वनरेबल डिजिटल स्पेस में जो क्राइम्स है वो भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब इन सारी स्टेट्स में सोशल मीडिया का कवरेज, सोशल सोशल प्लेटफॉर्म कहने चाहिए, नॉट मीडिया, प्लेटफॉर्म का कवरेज बहुत ज्यादा है। तो जब इन स्टेट से प्लेटफॉर्म सोशल प्लेटफॉर्म का कवरेज ज्यादा है, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, तो इनसे जुड़े हुए क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं, राइट। जो कि एक आजकल इंटरनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा नंबर कवर करता है। इंटरनल सिक्योरिटी हमारे जीएस का एक पार्ट भी बनती है। तो इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत बड़ा थ्रेट है साइबर क्राइम, इसको दिमाग में आप जरूर रखिएगा। Now, at the 21st century advances, security problems will grow at an exponential rate. अब वो कहना है कि किसी सेंचुरी की जो प्रॉब्लम्स है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, वो एडवांस हो गई हैं, आगे बढ़ गई हैं। लोग इनोवेटिव तरीके से अब क्राइम कर रहे हैं, और साथ ही साथ कॉग्निटिव स्किल्स को यूज करते हैं। देयर डायमेंशंस आर येट टू अनक्लियर, बट what is already evident is that emerging challenges would require greater innovativeness, क्योंकि जब क्राइम इनोवेटिव है, कॉग्निटिव स्किल्स पे किया गया है, तो आपको अपनी ट्रेनिंग, अपने डिस्कशन उस लेवल पे करने पड़ेंगे। लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट टुडे वुड बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। और क्योंकि जो दायरा बढ़ गया है क्राइम का, तो आपको जो अपना लॉ एंड ऑर्डर का जो मैनेजमेंट है ना, उसका डिस्कशन भी बढ़ाना पड़ेगा, दायरा बढ़ाना पड़ेगा। नाउ, क्योंकि जो ऑनगोइंग थ्रेट सच एज टेररिज्म है, और जैसे कि हम काउंटर टेररिज्म की, काउंटर फीटिंग की बात करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, ये बेसिक चीजें हैं, इनमें क्राइम है ऐसा नहीं है। लेकिन अब अब जो स्किल्स या फिर मैनेजिंग today's angry and often unruly mob requires a fresh set of skills and inherent abilities। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आजकल का जो यूथ है, उसके पास बहुत ज्यादा यूथ हर तरीके का खराब अच्छा, या जो पढ़ने में है, जो नहीं पढ़ने में है, स्किल अनस्किल, लीगल इलीगल, हर तरह का यूथ है, उसके पास टेक्नोलॉजी है। तो उसके पैराडाइम में जो आपको क्राउड मैनेजमेंट कैसे हो वो देखना पड़ेगा। साथ ही साथ मॉब का जो अटैक होता है, मॉब अटैक होता है ऑनलाइन फ्रेंड से, उसको देखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो आपकी जो पहले की करंट डिमांड्स हैं, उस पर खरे उतरना पड़ेगा टेक्निक के साथ, ये वो कहना चाह रहे हैं। Now, understanding the psychology of agitating mob and in turn making them release the dangers of their own predilects before matters get out of hand is not an innate but an acquired skill that this needs better attention। तो वो कह रहे हैं जो agitating mob का मतलब होता है जो अजाइल है, जिसके अंदर जो एजिटेट है, जो आपके विरोध में खड़ा है, उसका क्या है, साइकोलॉजी ऑफ एजिटेटिंग मॉब, जिसके अंदर पावर है, जो एक्टिव है, अजाइल है, पूरे टाइम तैयार है आपसे भिड़ने के लिए। उसके लिए आपको बेटर स्किल्स की जरूरत है, एक्वायर करने की जरूरत है, और अच्छी अटेंशन उनको देने की जरूरत है, तभी आप इस क्राइम को रोक पाएंगे। दिस वुड कॉल फॉर अ टॉप डाउन अप्रोच। वो कहते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच लेनी चाहिए हमें, एज देयर वुड बी कंसिडरेबल कंपटीशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम विद इन द एजेंसीज फॉर अदर आइटम्स सच एज एडवांसेस इन वेपनरी एंड टेक्नोलॉजी। वही बात आ रही है कि जो आपकी वेपनरी है, टेक्नोलॉजी है, उसको चेंज करते हुए टॉप डाउन अप्रोच लेनी चाहिए। मतलब ऊपर से नीचे तक के जो जो हायरार्की की बात होती है, उनमें भी इस बात को समझना चाहिए। साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव रिसोर्सेज क्या है, उसको देखना चाहिए, और अपनी वेपनरी को और टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाना चाहिए। और उसका एस्पेक्ट क्या हो, उसका एस्पेक्ट हो यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट, मतलब जो जिसकी जरूरत हो, जितना यूटिलाइज हो, जो चीज यूटिलाइज हो रही है उसको लेकर के आइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी बात करें, तो हम लोग एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं।
ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ क्राइम अगर बढ़ रहा है तो आपको उससे जुड़े हुए टूल्स की भी जरूरत होगी कि उनको हम कैसे पकड़ें, उसको पकड़ने की उसमें क्या कौन कौन से एरिया है जहां से हम क्राइम को कवर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए ट्रेनिंग चाहिए। इसका मतलब हुआ कि यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट का मतलब हुआ जिसकी जरूरत है उसको आप अडाप्ट करिए, ना कि जो है उससे काम चलाइए। ठीक है। नाउ पे अटेंशन टू सिलेक्शन एंड स्किल, वो कह रहे हैं अटेंशन दीजिए सिलेक्शन में। वो क्या है? द सिलेक्शन ऑफ पर्सनल टू सिक्योरिटी एजेंसीज स्पेशली द पुलिस ऑल्सो विल रिक्वायर अ टोटल मेकओवर। पुलिस को टोटल मेकओवर की जरूरत है, तो बहुत टाइम से कहा जा रहा है और बहुत सालों से इस बारे में बहस भी हो रही है। मोस्ट ऑफ द डिबेट ऑन दिस सब्जेक्ट हैज बीन आउटसाइड रादर देन विद इन द पुलिस फोर्सेस। जो ये इस पर डिबेट चल रही है ना कि पुलिस में रिफॉर्म चाहिए, वो आउटसाइड है, इंटरनल नहीं है। एंड हायर echelons of forces have not spent enough time in determining what can and needs to be done। और वो कहना है कि इसके ऊपर बहुत, इसके साथ जो चेंजेस होने हैं उसके ऊपर ना तो ज्यादा टाइम दिया गया है और ना ही खर्च किया गया है। द पुलिस फोर्सेस मस्ट मिरर द काइंड ऑफ सोसाइटी वी लिव इन टुडे एंड मस्ट बी केपेबल ऑफ डीलिंग द टुडेज मॉडर्न एंटागोनिस्ट। ध्यान दीजिए, एंटागोनिस्ट का मतलब होते हैं एक्टिव एजाइल लोग, जो आपके विरोध में है वो एक्टिव लोग हैं, वो डम लोग नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, दिमाग भी है, स्किल्स है, टैक्टिक्स है। तो उनको आप फेस करने के लिए आपको भी वैसे ही ट्रेन होना पड़ेगा। द लेटर ऑफन एम्प्लॉय अ वैरायटी ऑफ टैक्टिक्स एंड स्किल्स एंड यूज कॉमन इमेजरी टू कीप ट्रैक ऑफ डेवलपिंग सिचुएशन इंक्लूडिंग ऑन सोशल मीडिया एंड ट्विटर। तो वो कह रहे हैं सोशल मीडिया और ट्विटर पे जैसे लोग एक्टिव रहते हैं, उस जो एंटागोनिस्ट है, जो आपके अगेंस्ट तो है लेकिन ऑलरेडी वो अजाइल लोग हैं, दिमागदार लोग हैं, तो उसके हिसाब से आपको भी अपना ट्रेंड को चेंज करना पड़ेगा, करना चाहिए। नाउ उसके साथ वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी करना चाहिए। वो क्या है कि हमें ओपन सोर्स इंटेलिजेंस को यूज करते हुए क्राइम को ट्रैक करना चाहिए। वो क्या चीज होती है कि जो चीजें ऑनलाइन फोरम्स पे अवेलेबल है, ठीक है, उसे कहते हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। जैसे कि सोशल मीडिया पे जो चीजें मिल जाती हैं जिनसे आप डेटा को कलेक्ट करके उसके ऊपर काम करके अपने एनालिसिस करके रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। The proper utilization of open source intelligence could well become the critical factor in managing many law and order situation today। इंटेलिजेंस मतलब OSINT, मतलब जो भी न्यूज साइट्स होती हैं, ब्लॉग्स होते हैं, फोरम्स होते हैं, सोशल नेटवर्क्स होते हैं, उनके ऊपर जाकर के भी आप अपने डेटा को कलेक्ट करिए, वहां से उनको उनको फॉरवर्ड करिए और एनालाइज करिए कि वहां से कैसे आप लोगों को ट्रैक कर सकते हैं। A vast gap exists at present between the need and on how best to utilize information from open source। क्योंकि अभी तक जितना भी कवरेज हुआ है क्राइम को लेकर के, तो वो अधिकतर क्या होता है उस केस में इनको अवॉइड कर दिया जाता है, इसको निग्लेक्ट किया जाता है, अपने वही ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं उनको लिया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, आप इनको अवॉइड ना करिए, इनको अपनी मेन स्ट्रीम में लेकर के आइए, जिससे आपको एक्सपोजर मिले यहाँ से भी क्राइम को कवर करने का, और अपने डेटा कलेक्शन में भी इससे फायदा मिलता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है और कितना वो डेट्रीमेंटल टू लॉ है। मतलब जो ये चीजें वेबसाइट्स पे हैं, क्या वो क्राइम की, जैसे कि आजकल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती है, याद रखिएगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ क्या न्यूज़पेपर में रह गया है? जी नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर जगह है। आप देखिए, यहाँ तक कि सोशल वेबसाइट्स पे लेकर के, न्यूज चैनल्स पे लेकर के, आप मैगजीन्स राइटिंग में, आर्टिकल राइटिंग में, ब्लॉग राइटिंग में, तो जो अलग अलग फोरम्स हैं, जब हम उनके ऊपर जाएगी हमारी पुलिस या हमारे इन्वेस्टिगेटर्स जाएंगे, तब तो पता चलेगा ना वहाँ क्या हो रहा है। तो उसको भी अडाप्ट करने की जरूरत है। नाउ व्हाट इज ओपन सोर्स इंटेलिजेंस? OSINT प्री के पर्पज से पूछा जा सकता है। OSINT इज द इंसाइट gained from analyzing public data sources such as podcast, TV, रेडियो, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स। और ये सारी चीज क्या होती है? लर्न फ्रॉम माइक्रो फोकस, एक वेबसाइट से मुझे मिला, अब वहां जाके इसको सर्च कर सकते हैं। तो ओपन ओसेंट का मतलब हुआ टीवी एंड रेडियो, सोशल मीडिया और वेबसाइट पे जो जो चीजें अवेलेबल है, वहां से जो डेटा आप कलेक्ट करते हो वो ओसेंट में कवर होता है। ओपन सोर्स कोरिलेट इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड इंटेलिजेंस टूल। अब ध्यान दीजिएगा कि ऐसा रिसर्च गेट से मुझे मिला है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहां पे जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटीज के पास होते ही हैं, जहां से वो इन सब सोशल वेबसाइट से या फोरम से डेटा कलेक्ट करके उनको एनालाइज करते हैं और अपने डेंजर्स का पता करते हैं कि वो कितने थ्रेटफुल है या नहीं है, और इस हिसाब से हम अपने सिक्योरिटी एस्पेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नाउ स्मॉल इज ब्यूटीफुल में वो कह रहे हैं कि hence what is clear that there is a very real need to hard look at not only improving the nature of the security discourse in regard to range and varieties of threats। मतलब अपने काम को करने के पहले थ्रेट्स की वैरायटीज को समझना भी जरूरी है, टाइम आ गया है अब। बट ऑल्सो ऑन हाउ टू ब्रिंग अबाउट challenges in regard to intelligence techniques,
इन्वेस्टिगेट मेथोलॉजीज, इम्प्रूविंग द ग्राउंड सिचुएशन। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जो कन्वेंशनल मीट हुई जो विजडम है, जो वो सजेस्ट करता है कि हमारे जो एपेक्स बॉडी लेवल्स की जो मीटिंग है डीजीपीज और आईजीपीज को, उनको इन सेक्टर में भी अब डिस्कशन करना चाहिए और क्वालिटी इनहांस करनी चाहिए, ताकि ऐसे प्रोफेशनल्स निकल करके आए जो इन सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स को भी अंजाम दे सके। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है इन स्कॉलरली पीयर रिव्यू डिस्कार्ड बेथ वाटर की बेबी। ये लिखा है राघवेंद्र गडकर ने, इस डीएसटी ईयर ऑफ साइंस चेयर प्रोफेसर एट द सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से है। ये कह रहे हैं कि देर आर आइडेंटिफिएबल फॉल्ट्स, एक देखने मतलब जो देखी जा सकती है ऐसी फॉल्ट्स है विद प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, बट जिनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी हैं, but journals make little effort to fix them and sustain what is a rare example of collective altruism। वो कह रहे हैं कि ऐसी दिक्कतें दिख रही हैं, उनके सॉल्यूशंस भी प्रैक्टिकली अवेलेबल है, पर जर्नल उनको फिक्स करने में कोई काम नहीं करता। और ये एग्जाम्पल है कलेक्टिव अल्ट्यूरिज्म का। ठीक है ना, वो कहते हैं कि जो जर्नल राइटिंग है ना, उसमें एक सबसे बड़ा स्टेप ये होता है कि जो भी साइंटिस्ट जो होते हैं, बड़े बड़े रिसर्चर्स होते हैं, वो अपना जो वर्क होता है, जो अपना रिसर्च वो करते रहते हैं, रिसर्च वर्ड बोलना चाहिए, तो वो जब भी रिसर्च करते हैं तो वो डिटेल्स किसी जर्नल में पब्लिश होती हैं और पब्लिश होनी ही चाहिए। जैसे कि रिसर्च कहता है कि पीएचडी रिक्वायरमेंट्स में होता है कि आपके जर्नल कहीं पब्लिश हुए होने चाहिए, पीएचडी की रिक्वायरमेंट है कुछ कुछ कहना चाहिए कुछ सब्जेक्ट्स में। और जो साइंटिस्ट होते हैं उनके लिए तो ये है ही कि आपके जो रिसर्च पेपर्स हैं वो जर्नल में पब्लिश होने चाहिए। इस बात को उठाते हुए कहते हैं कि इस जर्नल पब्लिशिंग के स्टेप में एक बहुत बड़ा स्टेप आता है पीयर रिव्यू जर्नल्स का। उसमें क्या है, जैसे कि आपने कोई भी जर्नल लिखा, उसके बाद सबसे पहले वो पीयर रिव्यू के लिए जाएगा और वहां पे देखा जाएगा कि आपके कंटेंट में क्या चीज सही है, क्या चीज खराब है, या उसमें अपडेट होने की जरूरत है। अगर वो ठीक है तब तो वो आगे चला जाएगा, अगर वो ठीक नहीं है तो वो आपको वापस किया जाएगा, फिर करेक्शन होगा, फिर पीयर रिव्यू के लिए जाएगा, और अगर वो अब की बार ठीक होता है तो फिर आगे वो जाएगा, एडिटर उसको देखेगा और फिर पब्लिश होगा। ठीक है, इसको एक बार इस पिक्चर्स देखते हैं कि ऑथर राइट्स एंड सबमिट आर्टिकल मैन्युस्क्रिप्ट टू जर्नल। ठीक है, उसने अपना एक आर्टिकल दिया, मैन्युस्क्रिप्ट दिया जर्नल में पब्लिश होने के लिए। उसके बाद दूसरा स्टेप है जनरल एडिटर सेंड्स मैन्युस्क्रिप्ट टू एक्सपर्ट रिव्यूअर। अब उसने जो एडिटर है उसने ये जर्नल को रिव्यू करने के लिए भेजा एक्सपर्ट के पास, क्वालिटी रिसर्च के लिए, राइटअप के लिए, कंक्लूजन के लिए। उसके बाद जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो रैंडम है, वो जानते नहीं कौन ऑथर है कौन ऑथर नहीं है। उस केस में एक चीज और भी समझेंगे आगे। वो क्या करेंगे, एक्सपर्ट्स रिव्यूअर्स रिटर्न मैन्युस्क्रिप्ट टू एडिटर विद सजेशन फॉर चेंजेस। अगर इसमें कोई चेंजेस चाहिए तो वो जो रिव्यू होने के बाद वो चेंजेस एडिटर को भेज दिए जाएंगे। इफ एनी और रिकमेंडेशन टू पब्लिश और नॉट टू पब्लिश। ठीक है, कि पब्लिश होगा या नहीं होगा उस आधार पे कि वो एडिटर को वापस भेज देते हैं। उसके बाद एडिटर रिव्यू सजेशन एंड रिटर्न्स मैन्युस्क्रिप्ट टू ऑथर फॉर रिवीजन। और इस केस में जो एडिटर होता है वो देखता है कि ठीक है या नहीं है, फाइनल उसको ठीक करने के पर्पज से वापस से ऑथर के पास भेज देता है। ऑथर रिवाइजेस मैन्युस्क्रिप्ट एंड रीसबमिट। तो जो चीज पहले पब्लिश नहीं हुई है उसको कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। वो मैन्युस्क्रिप्ट को फिर से करेक्शन करके ऑथर वापस से एडिटर को वापस भेजता है। और जनरल एडिटर इंक्लूड इन जनरल इश्यूज। और अगर वो ठीक हो जाता है और एडिटर उसको एक्सेप्ट करता है तो वो जनरल इशू में पब्लिश हो जाता है। ये प्रोसेस है पीयर रिव्यू प्रोसेस। अब इसको हाईलाइट करते हुए कहते हैं अ स्कॉलर सबमिट्स अ मैन्युस्क्रिप्ट टू अ जर्नल ऑफ द हर चॉइस एंड जर्नल एडिटर सेंड्स इट आउट टू स्कॉलर्स familiar with the subject matter of the manuscript for their expert opinion। ठीक है, वो अपने एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनके पास उनको भेज देता है। दिस पीयर रिव्यू ऑफन कंसिस्ट ऑफ अ समरी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट कंटेंट। और ये रिव्यू क्या करते हैं, समरी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट कंटेंट की उसको रिव्यू करते हैं, फॉलोड बाय अ कैटलॉग। और एक कैटलॉग होता है ऑफ ऑल दैट इज राइट और रॉन्ग विद द मैन्युस्क्रिप्ट एंडिंग विद द रिकमेंडेशन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। और लास्ट में से मैंने कहा कि रिकमेंडेशन होती है कि वो एक्सेप्ट करने लायक है मैन्युस्क्रिप्ट या नहीं है। रिकमेंडेशन इज टू एक्सेप्ट। There are usually suggestions for revising the manuscript to make it more suitable for that journal। ठीक है, अगर उसमें कोई सजेशन होता है, कोई रिकमेंडेशन होता है, उसको सुधार किया जाता है। उसके बाद क्या, द बेड रॉक ऑफ नॉलेज प्रोडक्शन। अब आता है मेन चैलेंज। तो कहते हैं कि प्री पब्लिकेशन पीयर रिव्यू इज द बेड रॉक ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज प्रोडक्शन। वो कह रहा है ये बेड रॉक है, एक समस्याओं का
बेड है या एक एक बेड है जहाँ पे पत्थर ही पत्थर है, वो इस बात को हाइलाइट करते हुए कहते हैं कि ये एक प्रॉब्लम, एक हर्डल है यहाँ पे, क्या कि पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स आर नॉट फ्लॉलेस बट बीइंग पीयर रिव्यूड इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द पेपर्स कंटेंट। मतलब जो पीयर रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं वो फ्लॉलेस नहीं होते हैं, उनमें कमियां होती हैं, और ये जरूरी भी है कि किसी पेपर को पब्लिश होने के पहले टू बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द कलेक्टिव नॉलेज बेस, पर ये जरूरी है और यही इसका हर्डल भी है। The reviewers are almost sorry, the reviewers are almost always unknown to the author। सबसे समस्या यहाँ पे ये आती है कि जो रिव्यूअर्स होते हैं वो ऑथर से अननोन होते हैं। समझ वाली बात यहाँ पे ये है कि वो उस बात के बेसिक्स को नहीं जानते, कौन ऑथर है, क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा, उस बारे में वो नहीं जानते। साथ ही साथ दैट ऑल ऑथर्स हाउएवर सीनियर और फेमस accept judgments of their work by unknown individuals is a testimony to the democratic nature of modern science। और जो ऑथर्स होते हैं, सीनियर और फेमस जो ऑथर्स होते हैं, वो जजमेंट एक्सेप्ट जजमेंट्स ऑफ देयर वर्क बाय अननोन इंडिविजुअल। और जो जितना बड़ा फेमस ऑथर हो वो फीडबैक लेता है उस अननोन अननोन रिव्यूअर से जो उसको जानता भी नहीं है। सपोज करिए कि बहुत बड़े ऑथर है एक्स करके, उन्होंने अपना पेपर सबमिट किया रिव्यू के लिए, पीयर रिव्यू के लिए, और उन्होंने सबमिट किया पीयर रिव्यू के लिए, और उनको नहीं पता कि मिस्टर एक्स बहुत बड़े रिनाउंड साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ गड़बड़ी, उसको वापस भेज दिया। ठीक है, तो उस चीज की बात कर रहे हैं कि वो उनको नहीं जानते और ना ही इस बात को समझते हैं कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो वो जो जो रिव्यू कर रहा है वो उस आर्ट जर्नल को कैंसिल भी करके वापस कर सकता है, जबकि उनको नहीं पता कि इसका वेटेज क्या है। रिव्यूइंग इज ऑलमोस्ट ऑलवेज वॉलंटरी विद नो फाइनेंशियल रेमुनरेशन। और ये जो रिव्यू कर रहा है ना, इसको कोई रेमुनरेशन नहीं मिलता, कोई फायदा नहीं है इसको रिव्यू करने का। तो इसको इस आर्टिकल का, जो आर्टिकल गया है ना इसके पास, इसका एसेंस भी नहीं पता कि उसमें क्या है क्या नहीं है, उसका काम क्या है, सिर्फ रिव्यू करके वापस कर देना। तो जब ये आर्टिकल गया पहली बार पीयर रिव्यू के लिए, उन्होंने कहा अच्छा पहली बार आया है, किसी ने भी लिखा हो क्या फर्क पड़ता है, कुछ करेक्शन, इसको वापस भेज दिया। अब वो कह रहे हैं इट इज रिमार्केबल टू हैव स्कॉलर्स विलिंग टू डिवोट देयर टाइम विद नो डायरेक्ट रिटर्न टू देमसेल्फ। क्योंकि उनके पास कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं होता है, तो उनको इसका कोई वेटेज भी नहीं है, वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और ये क्या है, एक तरीके का फाइनेंशियल एक एकेडमिक रिकॉग्निशन के लिए वो कर रहे हैं कि हाँ हमें करना है, और इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब वो कहते हैं जो पोटेंशियल है, समय के साथ जो हमारा पीयर रिव्यू जर्नल्स के जो होते हैं, उनके नंबर्स बढ़ने चाहिए थे पर वो बढ़े नहीं, क्योंकि उनमें जो रिव्यूअर्स होते हैं वो बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी एसेंस के, रैंडमली ही ऐसे रिव्यू करते रहते हैं, जिससे जो इंपॉर्टेंट जर्नल्स हैं वो डिले होते रहते हैं। पहली बात तो ये है। आर्टिकल्स आर सेल्डम पब्लिश बाय द फर्स्ट जर्नल। और दूसरी बात ये कि आर्टिकल्स बहुत ही कम पब्लिश होते हैं टू विच दे आर सबमिट, जिनमें सबमिट किए जाते हैं बहुत ही कम पब्लिश होते हैं। वेरी कंजर्वेटिवली लेट अस से द एवरेज आर्टिकल इज पब्लिश ऑन द सेकेंड अटेम्प्ट। और दूसरी बार में अगर पब्लिश हो भी जाते हैं तो उस केस में क्या है, each submission elicit two or more peer reviews leading to a total of 10 million peer reviews। मतलब अगर ऐसे कई सारे आर्टिकल हम रिव्यू के लिए भेजते हैं तो कितने मिलियन रिव्यूज करे जाते हैं हर साल, और उसके बाद श्योरिटी नहीं होती है कि वो जर्नल में पब्लिश होंगे या नहीं। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर कोई रिसर्चर या स्कॉलर है, ध्यान दीजिएगा, अगर वो इस तरह के पीयर रिव्यूज को भेजता रहे अपना आर्टिकल और बार बार उसका आर्टिकल रिजेक्ट होता रहे, तो उसके काम का क्या पोटेंशियल है, वो क्यों करे इस काम को जिसका कोई वेटेज ही नहीं है। उसको उसके उसके समरी को रिवाइज किया, रिव्यू किया जा रहा है, उसकी पूरे रिसर्च को रिव्यू नहीं किया जा रहा। एक समरी होती है, उस समरी को वो रिवाइज करके वापस भेजते रहते हैं। Now, even if a peer review takes only about 2 hours, I usually take longer of a reviewer's time than amount to 20 million hours of working annually by a scholar for the welfare of the community। और ये वेलफेयर ही है, कॉस्ट फॉर साइंस, कोई पैसा नहीं मिलता, तो सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं सिर्फ डिले ज्यादा होता है ना कि काम पूरा होता है। तो दो चीजें हाईलाइट कर रहे हैं, एक तो पब्लिश नहीं होता और पब्लिश होता भी है सेकेंड अटेम्प्ट में जाकर के, और अगर नहीं होता है तो डिले ज्यादा होता है। Now we must all cherish and nurture this rare example of collective human altruism that the peer review system represent। ठीक है, तो उसको हाईलाइट करके कहते हैं ना समस्या क्या है, इसको प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है, और उसको फिक्स कैसे किया जा सकता है। इशू दैट नीड टू बी फिक्स्ड, इशू क्या है, सरप्राइजिंगली जर्नल्स मेक लिटिल एफर्ट टू फिक्स द माइनर प्रॉब्लम प्लेगिंग द सिस्टम। पहली बात तो ये कि जो जर्नल राइटिंग होती है उसमें जो प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके रिसर्च करके पब्लिश किया जाता है, वो आम जनता की समस्याओं को सॉल्व करने में सक्षम नहीं होती। मतलब कि उसका इफेक्ट जो प्रॉब्लम है ना सिस्टम में, जो प्लेग सिस्टम में है, उसको ठीक नहीं करता।
Surprisingly, journal make little effort to fix the minor problems plaguing the system and sustain this mammoth effort by scholars. वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उसका इफेक्ट नॉर्मल लाइफ में कितना है वो बहुत कम है. Perhaps the most serious is the real or perceived bias of reviewers based on the address, reputation, gender or ethnicity of the author of or conflict of interest between author and reviewer. और सीरियस प्रॉब्लम क्या है कि इज द रियल और परसीव बायस ऑफ रिव्यूअर्स बेस, और जो रिव्यूअर्स का जो जो बेस होता है ना वो एड्रेस और रेपुटेशन के आधार पे होता है. जेंडर और एथनिसिटी ऑफ द ऑथर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन ऑथर एंड रिव्यूअर. ध्यान दीजिएगा कि जो मेन सीरियस कंसर्न है वो क्या है कि रेपुटेशन क्या है ऑथर की, एड्रेस क्या है, इन सब चीजों का. जबकि ऑल्दो उसको ये पता नहीं होता कि किसने लिखा है, बट फिर भी जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है ना वो उस आर्टिकल राइटिंग से बनती है कि किसमें क्या लिखा गया है, किसको एड्रेस किया गया है, किसका रेपुटेशन है इस आर्टिकल में, उसके हिसाब से वो रिव्यू करता है, ना कि उसके काम में कि उसने काम क्या किया है. बड़ी बात है ये. एक तरह का स्टीरियोटाइप नेचर हो गया कि जिस टॉपिक पे वो आर्टिकल जो जर्नल लिखा गया है और साथ ही साथ उसमें कौन सा कॉन्फ्लिक्ट, ऑथर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जेंडर क्या है, एथनिसिटी क्या है, एड्रेस क्या है, मतलब किसको एड्रेस किया जा रहा है, उसके आधार पे वो रिव्यू दिया जाता है. Such bias is probably very common, but it can be easily mitigated by anonymizing both the reviewer and the author. ये जो चीज है ना इसको हटाया जा सकता है अगर हम दोनों ही लोगों को, ऑथर को और रिव्यूअर को, हम एनोनिमस कर दें, मतलब कोई दूसरे को जानता ना हो. एंड द मोस्ट जर्नल्स फेल टू इम्प्लीमेंट सच अ डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू सिस्टम. और जो डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू सिस्टम है अगर उसको हम खत्म कर दें, जिनमें दोनों को अगर जो इश्यू जो क्रिएट करता है अगर इम्प्लीमेंट होता है मिस्टेक, अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये जो रिव्यू सिस्टम है डबल ब्लाइंड ये खत्म होगा और कुछ चीजें आसान हो जाएंगी. A second way to mitigate bias is the for editor to play a more active role in adjudicating dispute between the author. और जो एडिटर्स होते हैं उनको भी इन इश्यू के बीच में आना चाहिए जहाँ पे ऑथर्स और रिव्यूअर्स के बीच की जो झड़प है, जो ये डिस्प्यूट है ना कि बार बार कैंसिल करना, बार बार उसको वापस भेजना, वो नॉर्मल हो जाए. क्योंकि जो द रिव्यूअर इज एनोरसली कॉल्ड अ रेफरी, जो रिव्यूअर होता है वो रेफरी की तरह होता है, when it is the editor who should play the role of an unbiased referee. जो रिव्यूअर है वो रेफरी है और जो एडिटर है वो अनबायस्ड रेफरी है. तो वही उसका जो मेन रोल है, एडिटर का मेन रोल बता रहे हैं कि अगर एडिटर बीच में आकर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे तो जो अच्छे जर्नल्स हैं वो टाइम पे पब्लिश हो पाएंगे. ऑथर्स आर ऑल्सो टू ब्लेम फॉर द इज ऑफ द पीयर रिव्यू सिस्टम. और ऑथर्स भी ब्लेम करते रहते हैं. एक और समस्या और भी है कि ऑथर्स इस सिस्टम को जानते हैं और इस वजह से उसको ब्लेम करते रहते हैं. It's routine practice to send articles to the most prestigious journals and have them rejected by successive journals before they find their natural home. और ऐसा होता है कि प्रेस्टिजियस जर्नल को जब आते हैं, राइटर्स लिख के भेजते हैं, तो उनको रिजेक्ट करना और टाइम पे ना पब्लिश करना एक समस्या रही है, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े ऑथर्स हैं वो भी इसको ब्लेम करते रहते हैं. दिस प्रैक्टिस inflates the work of reviewer and journal editors and allow journals to flaunt high rejection rates as a mark of their prestige. ठीक है. Now, the root cause of this maladaptive behavior is that scholars are usually assessed by the names of the journal. कि सबसे दिक्कत वाली बात यहाँ पे ये है, रूट कॉज क्या है कि स्कॉलर्स का जो पहचान है वो जर्नल्स के नाम से पहचानी जाती है. हर सब्जेक्ट में आप देखिए, हर इंडस्ट्री में, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंग्लिश हो, हर किसी के बटे हुए जर्नल्स के ब्रांड्स हैं. तो स्कॉलर का काम नहीं उसके नाम के आधार पर उस जर्नल को उसकी कहाँ उसका जर्नल छपा है उस ब्रांड के आधार पर उसको पब्लिसिटी मिलती है. तो उसका मतलब क्या है कि जो बड़े नामी गिरामी जर्नल पब्लिशर है वो जानबूझ के ऐसे एडिटर्स को जिनका उनको मे बी वेटेज नहीं है या उनको जानते नहीं उनको काम किया रिजेक्ट करते रहते हैं. और इसकी वजह से जो आर्टिकल्स हैं वो जो बड़े बड़े जर्नल्स हैं जो फ्रूटफुल है, जो वाकई फायदेमंद है, वो नहीं छप पाते. द पीयर रिव्यू सिस्टम कैन दस बी सिग्निफिकेंटली रिफॉर्म बाय अडॉप्टिंग डबल ब्लाइंड रिव्यूज, editor playing the role of unbiased referees and evaluators of scholars being based on the reading the articles rather than admiring the covers of the journal. तो मतलब अगर हम डबल ब्लाइंड रिव्यू को कर दें जिसमें दोनों ही जो वैसे जो बड़े बड़े जर्नल्स होते हैं जैसे मैंने देखा है उनमें जो राइटर का नाम पता होता है, उन लोगों को किसने भेजा है वो भी पता होता है, तभी वो रिव्यू अच्छा कर पाते हैं. पर वो यही कह रहे हैं कि डबल ब्लाइंड रिव्यू से क्या होगा अगर जिसने लिखा है वो पता ना हो
और रिव्यूअर का नाम भी ना पता हो, उस केस में ये जो चेकिंग है वो अनोनिमस हो जाएगी। एक तो वो रास्ता हो गया, और दूसरा क्या है कि जर्नल के काम को पढ़ा जाए, ना कि उसके कवर को और समरी को पढ़ा जाए। तो आप एक अनबायस्ड रेफरी की तरह काम कर पाएंगे, और ये रोल एडिटर को करना चाहिए, जिससे जो अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं वो डिले ना हो। It will be a shame to let the peer review system, a rare example of human goodness, die of neglect. The reviewer are almost always unknown to the authors. जो रिव्यूअर्स होते हैं वो ऑथर्स को अननोन होते हैं, बट ऑथर्स रिव्यूअर को नोन होते हैं। याद रखिएगा कि जो ऑथर्स होते हैं, ऑथर्स आर नोन टू रिव्यूअर्स, बट कोई कौन रिव्यू है ये नहीं पता होता ऑथर को। और उस केस में, क्योंकि और जो रिव्यूअर होगा वो किसका होगा, जनरल वालों का होगा, जो जनरल ब्रांड है, सपोज के लेंसेट है, नेचर है, तो इनके जो रिव्यूअर्स होते हैं ये इन्हीं के होते हैं, इनका नाम ऑथर्स को डिस्क्लोज नहीं होता। और वो जो जो रिव्यूअर्स होते हैं उनको पता नहीं, उनको इस बात का पता नहीं है कि वो कितनी मेहनत से लिखा गया है, उसका काम क्या है, और इस लिहाज से वो रिजेक्ट होते रहते हैं। बी अ शेम टू लेट द पीयर रिव्यू सिस्टम। और वो कह रहे हैं कि अगर हम इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाए, जहाँ पे एडिटर अनबायस्ड हो, साथ ही साथ डबल ब्लाइंड रिव्यूज करे जाएं, और उसके साथ ही साथ में मतलब ऑथर और रिव्यूअर दोनों को पता ना हो कि कौन रिव्यू कर रहा है कौन ऑथर है, डबल ब्लाइंड सिस्टम और रिव्यू सिस्टम लगाया जाए। और साथ ही साथ अगर अगर जो ऑथर है वो सॉरी एडिटर है, वो अनबायस्ड रेफरी की तरह काम करे इन डिस्प्यूट को लेकर के, तो अच्छे जर्नल्स टाइम से पब्लिश हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप ये आपके इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मिलेंगे आपसे न्यूज एनालिसिस में कुछ देर के बाद। थैंक यू।